जो चाइनीज़ भी नहीं है और चाइनीज़ भी है, और जो इंडियन भी नहीं है और इंडियन है, वो एक मिक्सचर है। शाहजी तो मैं कह रहा हूँ आबदा जी आप प्लीज़ मुझे मतलब द मीडिया डॉक्टर के नाम से क्यों पुकारा जाता है? देखिए, जिस इवेंट से मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली वो तो मेरा अपना इवेंट था आबदा परवीन जी का, जो मैंने किया। कैसे बताऊँ कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड कह सकते हैं, मैं हर चीज़ करता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे गोल्डन वीज़ा मिला है दुबई से, जो 10 साल का वीज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं शुक्रगुजार हूँ उसके लिए, दुबई का, यूएई का। दुनिया में कुछ हो रहा है उसकी वैल्यू ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ यही 4-5 लोग रह गए जिनके बारे में बात हो रही होती है। होस्ट भी हूँ, एक्टर भी हूँ, मॉडल भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। सारी बात एक ग्लोबल आदमी हूँ और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द शेफ्स वे एचडी। गाइस, आज हम एक ऐसी शख्सियत का लाइफस्टाइल पे इंटरव्यू कर रहे हैं कि जो फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें वो करते हैं। उनका एक शॉर्ट नेम डाला हुआ है दुनिया ने, द डॉक्टर मीडिया के नाम से। तो आज हम उनका लाइफस्टाइल चेक करेंगे। आज हम इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और आए आपको लेके चलते हैं उनके होटल में और उनका लाइफस्टाइल चेक करते हैं किस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है। आए हमारे साथ। जी गाइस, तो इस वक्त मैं आ गया हूँ होटल की जो फ्लोर है, इस फ्लोर पे डॉक्टर साहब रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और डॉक्टर साहब को देखते हैं कि किस हालात में है और चलते हैं। आए गाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं जी? कैसे हैं? वेलकम जी, वेलकम। आइए प्लीज़। जी, तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे सैयद फहद साहब से कि सर जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताएं। देखिए, प्रोफेशनल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी कोई 2003 के अंदर ना, जब जियो टीवी बन रहा था। तो हुआ ये कि जब जियो टीवी बन रहा था तो ऑडिशंस वगैरह हो रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि ऑडिशन में जाना है। मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। मैंने कहा यार मैंने कभी टीवी फेस नहीं किया, तो मुश्किलात होंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार चले। पर ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ, वो हम सब मीट से के लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि यार आप पहले तो उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि आप अल्ताफ़ हुसैन बनेंगे। अच्छा, उस वक्त 2003 में अल्ताफ़ हुसैन साहब का मतलब अभी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक माशाल्लाह टोर है, उनकी एक माशाल्लाह पर्सनालिटी है, उनका एक दबदबा है कराची को लेके और ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेके। तो मैं पहले डर गया। मैंने कहा, उनका कॉल आया था उस वक्त, उसको मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, तो घर पे कॉल आई। मैंने कहा जी आप अल्ताफ़ हुसैन बनने के लिए रेडी हो जाइए। तो मैंने कहा अच्छा। मैं कहा जी मैं तो रेडी हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कर लोगे? मैंने कहा तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अब काम करना है तो उसमें और नीयत अच्छी है मेरी। तो उन्होंने कहा नहीं मजाक करो, तुम्हें फजल रहमान बनना है, क्योंकि उस वक्त ये डिक्लेयर हो चुका था कि फजल रहमान साहब ही आपके प्रेसिडेंट बनेंगे पाकिस्तान के। क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर उस वक्त मुल्क से बाहर थी शायद। मुशर्रफ साहब इतने पॉलिटिक्स में उस वक्त इतने नहीं थे। 2003 में अगर आपने किसी पॉलिटिशियन को कुछ कह भी दिया तो आप समझे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। तो वो था अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छा गया। उसके बाद वो कंटिन्यू रहा मेरा। फिर उसके बाद काफ़ी सारे ड्रामों की ऑफ़र आई, काफ़ी ड्रामे किए पाकिस्तान में। उस वक्त पढ़ भी रहा था पाकिस्तान में। ठीक है। मैंने फिर डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की। फिर डायरेक्शन करते हुए मैं थोड़ा आगे निकल गया। फिर मैं जर्नलिज्म करता रहा, न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन्स के लिए लिखता रहा। सर ये अगर हम इवेंट्स की बात करें तो यूएई के अंदर आपने कितनी इवेंट्स किए हैं? देखिए यूएई में और ओवरऑल अगर बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर तो तकरीबन मेरे ख्याल में 100 के करीब हो चुके होंगे अभी। इंटरनेशनल इवेंट्स? हाँ जी, इंटरनेशनल इवेंट 100 के करीब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हो चुके हैं। और इन 100 में से किस इवेंट को आपने ज़्यादा एंजॉय किया है? देखिए, जिस इवेंट से मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली वो तो मेरा अपना इवेंट था आबदा परवीन जी का, जो मैंने किया। और उसमें मुझे और आबदा परवीन जी को अवार्ड भी मिला। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बड़ा क्लोज टू हार्ट, बड़ा आप समझे सूफीज़म के करीब है, जो बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा रिलीजन से करीब है, बट मैं कहूँगा सूफीज़म से और थोड़ा अल्लाह को मानने वाला है। तो मेरे पास आबदा परवीन जी से अलावा कोई आबदा परवीन जी के अलावा कोई और था ही नहीं पूरी दुनिया में। मैं तो कहता हूँ उनको जो मैंने उनको इज़्ज़त देखी मिलते हुए, मैंने दुनिया में किसी आर्टिस्ट को, लोग उनके लिटरली पाँव में बैठे हुए थे, लोग उनसे मतलब दुआएं पढ़वा रहे थे बच्चों के लिए। मतलब इतना रश लगा हुआ था कि लोग हमें इतना तंग कर रहे थे कि प्लीज़ 1 मिनट बुला लें आबदा जी को, बच्चे के सर पे हाथ फिरवा लें। अच्छा, लोगों ने समझा वो पब्लिसिटी गिमिक है, वो पब्लिसिटी स्टंट है। और पता है मेरा नाम सैयद है तो वो मुझे नहीं पता, एक वो अलग लेवल था। शाहजी तो मैं कह रहा हूँ आबदा जी आप प्लीज़ मुझे मतलब एम्बेरस ना करें। और पता है आप समझे वो इवेंट 2015 तो मैं 7-8 साल पहले तो और छोटा था। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर आपका जो नाम है जी वो
यूजुअली तो आपका नाम जो असल नाम है वो सैयद फहद है जी। लेकिन आपको द मीडिया डॉक्टर के नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखें, ये जो टाइटल है जो मुझे मिला है वो इसी वजह से लगा कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा था। जब मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता था लोगों से कि मैं होस्ट भी हूँ, एक्टर भी हूँ, मॉडल भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, कैसे बताऊँ कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड कह सकते हैं, मैं हर चीज़ करता हूँ कि यार तुम कि मीडिया डॉक्टर तो नहीं हो भाई कहीं से। तो वो फिर टाइटल इतना अच्छा लगा, फिर वो ज़ाहिरी बात है लोगों ने सुना, फिर वो बनते 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 वो अपने नाम के साथ ही जुड़ गया। तो अब ये हुआ ये कि अब लोग मुझे कहीं पे नाम से नहीं बुलाते, वो ये कहते थे मीडिया डॉक्टर आ गया भाई, मीडिया डॉक्टर आ गया। सर ये माशाल्लाह से आपकी जो फैमिली है वो तो अमेरिका में सेटल है जी। और आपने जो है वो अमेरिकन पासपोर्ट क्यों नहीं लिया, इसके पीछे क्या कहानी है? जब मेरी फैमिली वहाँ पर माइग्रेट हुई तो उस वक्त इतनी उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी। और फिर मैं अपनी एक इंडिपेंडेंस को, जैसे मैं अम्मी अब्बू से अलग रह रहा हूँ और अपने बहन भाइयों से अलग रह रहा हूँ, तो मुझे बड़ी इंडिपेंडेंस मिली हुई थी, एक फ्रीडम मिला हुआ था। तो मैं उसको एंजॉय कर रहा था, पढ़ाई भी हो रही है कि दोस्तों में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो वो उस टाइम पे जब वो सब चीज़ें प्रोसेस हो रही थी मैंने उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिया। सही। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे अगर उस टाइम पे उनके साथ प्रोसेस में शामिल होना चाहिए था, होना था। और अभी भी वो ऑप्शन है मेरे पास, नहीं कि मेरी फैमिली सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह यूएस पासपोर्ट है, वो किसी टाइम भी हम लॉयर्स को अपने प्री सबमिट करें और वो प्रोसेस में जाए तो मिल सकता है। अभी रिसेंटली मुझे गोल्डन वीज़ा मिला है दुबई से, जो 10 साल का वीज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं शुक्रगुजार हूँ उसके लिए, दुबई का, यूएई का। अब दुनिया के चैनल खोलें उस पर दुनिया पे बात हो रही थी, हमारे यहाँ बस 3-4 पॉलिटिशियंस को पकड़ के हर चैनल बैठा हुआ है और उसके उन्हीं के बंदों के बारे में कि जी उनके बंदे ने, उनके पोले मैनेजर ने या उनके फलाना मिनिस्टर ने ऐसा किया। मतलब बड़ी एम्बेरसमेंट है और ये लोगों को नहीं समझ आती। जब आप ट्रैवल करते हैं तब आप उसको रियलाइज़ करते हैं। जो सार्क कंट्रीज़ है हमारी वो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करती है, जैसे श्रीलंका हो गया, आपका नेपाल हो गया, बट अभी मलेशिया तक ने भी आपका वीज़ा दोबारा शुरू कर दिया। पूरी माशाल्लाह ओवर द 50 कंट्री आपने विजिट किया, तो आपको कौन सी कुजीन है ऐसी जो आपके दिल को टच कर रही हो? वो आप समझे इंडियन चाइनीज़ कुजीन जो बड़ा एक कॉम्बिनेशन है, जो चाइनीज़ भी नहीं है और चाइनीज़ भी है और जो इंडियन भी नहीं और इंडियन है, वो एक मिक्सचर है। क्योंकि वो उसमें जो आपको स्पाइसेस मिलते हैं और चाइनीज़ खाना मिलता है, आप फर्ज करें वही नूडल्स हैं, वही राइस हैं, पर वो एक इंडियन स्टाइल में जब बनते हैं तो आप समझे उसका टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर दुबई में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ मैं खाता हूँ, स्पेशली चाइना टाउन एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ गया तो वो बड़ा इंडियन चाइनीज़ स्टाइल का है, वो बहुत अच्छा कुजीन है। और आपकी मम्मा का खाना कौन सा आप मिस करते हैं? एक्चुअली मेरे मम्मी का हाथ का खाना ना बहुत कम खाया, क्योंकि ज़ाहिर हम लोग बचपन से ही वो लोग ट्रैवलिंग में रहे, वो लोग भी अपना मतलब यूएस सेटल रहे। जैसे मेरी नानी का है, मैंने बहुत हाथ का खाना खाया। जैसे मेरे मोहल्ले में एक आंटी थी, उनके हाथ का खाना मैंने बहुत खाया। जैसे मेरी एक चाची थी, उनके हाथ का। जो मेरी मोहल्ले वाली आंटी थी, मैं भी पाकिस्तान जब गया था रिसेंटली, मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आंटी आप वही खाना बना के थे जो आप मुझे आज से इतने सालों पहले खिलाती। तो स्पेशली उन्होंने इस एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो खिलाया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। और सर आप क्या यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पाकिस्तानी यंग जो बच्चे हैं? देखिए, मैं पाकिस्तानी को तो लिमिट नहीं करूँगा, मैं ज़ाहिर बात है ग्लोबल आदमी हूँ और मैं हमेशा पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मेरा मशवरा सबके लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो मेहनत पे यकीन करें। जब से सोशल मीडिया वगैरह है, लोग हकीकत की ज़िंदगी से बहुत दूर हो गए हैं और लोग एक अलग दुनिया में रहने लगे हैं टिकटॉक की वजह से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म की वजह से कि हम सुपरस्टार हैं, हमारी बहुत फॉलोइंग है। मैं ये कहता हूँ कि जी आपकी फॉलोइंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको उस प्लेटफॉर्म से पैसे मिल जाते हैं थोड़े बहुत या ज़्यादा मिल जाते हैं व्हाटएवर फॉलोइंग की वजह से, पर रियल लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आपने रियल लाइफ में पढ़ाई नहीं की है, जब तक रियल लाइफ में आपने स्ट्रगल की है नहीं की है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो लाइफ में ये चीज़ों को लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग आजकल कुछ उल्टी सीधी हरकत, ओछेपन की हरकत करके, जिसको आप कहते हैं टिकटॉक पे इधर उधर स्टार बन रहे हैं और समझ रहे हैं मैं फेमस हो रहा हूँ, लोग लाइक कर रहे हैं, लोग वो आपको एज ए एंटरटेनर देख रहे हैं क्योंकि आप उनको वो 2 मिनट की हंसी दे रहे हैं और वो आपको उस तरह से, उससे ज़्यादा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब रियल लाइफ में आप कहीं जॉब लेने जाएंगे तो आपको कोई जॉब के लिए नहीं पूछेगा, कंपनी में गुस्सा नहीं देगा। आप जाके बोले मैं टिकटॉक स्टार हूँ, मेरे 10 मिलियन फॉलोअर हैं, आप लेके जॉब दिखा दें मुझे कहीं पे, उसके बेस पे नहीं मिलेगी। तो लोगों को थोड़ा हकीकत समझना चाहिए रियल लाइफ में किस चीज़ की वैल्यू है। आप अगर वो 1% टाइप के लोगों में घुसना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात कर। प्लेजर जी, प्लेजर। आज का जो हमारा दिन था सैयद फहद साहब के साथ बहुत ही अच्छा रहा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।